आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के और क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये तो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि इस चैप्टर के लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस के एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं और इसलिए इस लिहाजे से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है और डिफ़िकल्ट भी ज़्यादा नहीं है, ये आपने महसूस कर लिया होगा। और इसके अंदर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी बहुत बता रहा हूँ। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि इस कर्व के लिए उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लेट द पॉइंट बी हैविंग एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 4 बाय अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो dy dx एट x इक्वल टू अल्फा शुड बी 0। इस बात को यूज करते हुए हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो dy dx यहां पे आ गया 1 माइनस 8 बाई एक्स क्यूब। तो dy dx एट x इक्वल टू अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस 8 बाई अल्फा क्यूब। मैं 0 पुट करता हूं तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 और अल्फा 2 हो गया तो y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 3 हो गया। और वो लाइन जिसका स्लोप 0 हो उसकी इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 3 इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2। क्योंकि स्लोप 0 है तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस 2 का मतलब हुआ y इक्वल टू 3। देयरफॉर दिस बिकम्स द रिक्वायर्ड टेंजेंट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इक्वल टू दिस है और इट हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू क्या हो सकती है? फॉर द टाइम बिंग शुरू में मैं k की वैल्यू 0 ले लेता हूं। k इक्वल 0 वाले केस में इक्वेशन ये बन जाती है और इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? y इक्वल टू -2x फॉर x लेस देन इक्वल टू -1। y इक्वल टू -2x का ग्राफ ये आएगा क्योंकि जब x 0 है y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 2 है। तो ये -1 2 कोमा वाला पॉइंट आ गया, ये 2 है। अब x की वैल्यू -1 से कम लेनी है इसलिए ये वाला पोर्शन रब कर दिया जाएगा और यहां पे डार्क लिया जाएगा क्योंकि -1 x की वैल्यू अलाउड है। अब y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रा करूंगा। जब इसका ग्राफ ड्रा करने हैं x को 0 पुट किया, y की वैल्यू आ गई 3। y को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई -3/2। तो ग्राफ जो है ये बन गया। अब लेकिन हमने ये वाला ग्राफ लेना है जब x की वैल्यू -1 से ज्यादा है। तो -1 से इधर वाला ग्राफ ले लेंगे, इधर वाला पोर्शन रब कर देंगे। जब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू इसके अंदर 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया -1,1, ये वाला पॉइंट आ गया -1,2 और यहां पे एम्प्टी सर्कल आएगा क्योंकि x की वैल्यू -1 अलाउड नहीं है। अब इस केस में x इक्वल टू -1 पे लोकल मिनिमा है या नहीं है इसको देखने के लिए इस -1 के आसपास का छोटा सा इंटरवल ले लो। इस इंटरवल में -1 पे y की वैल्यू सबसे छोटी है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से इधर करेंगे y की वैल्यू
इस ग्राफ से मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया k इक्वल 0 वाले केस में x इक्वल टू -1 पे लीस्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो 1 है। अब मैं k की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू करता हूं। यदि मैं k की वैल्यू -1 लेता हूं तो ग्राफ ये आ जाएगा। k की वैल्यू -1 लेता हूं, ग्राफ नीचे आ जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू लीस्ट है कि नहीं है। इसके लिए अब देखो -1 पे y की वैल्यू सबसे छोटी है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि -1 से इधर करेंगे y की वैल्यू बढ़ जाएगी, इधर करेंगे तो भी y की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं क्लियर है, एट x इक्वल टू -1 y की वैल्यू लीस्ट है। अब मैं k की वैल्यू -1 से भी कम कर देता हूं, तो इस केस में ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ और नीचे आ जाएगा, यहां पे एम्प्टी सर्कल और यहां पे एम्प्टी सर्कल आएगा और ये डार्क वाला पॉइंट यहां आएगा, क्योंकि इक्वल टू -1 इसके अंदर लेना है। तो इस केस में भी -1 पे वैल्यू लीस्ट है, क्लियर है, क्योंकि x की वैल्यू -1 से इधर करेंगे y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, -1 से इधर करेंगे तो भी y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो -1 पे फंक्शन की वैल्यू लीस्ट है, ये बात मैं बोल सकता हूं। तो इसका मतलब ये हो गया कि k की वैल्यू -1 से नीचे, मतलब k की वैल्यू -1 -2 -3 करेंगे, ग्राफ नीचे आता जाएगा और नीचे आता जाएगा, तो -1 पे हमेशा लीस्ट वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये हो गया फॉर लोकल मिनिमा k should be less than or equal to -1, therefore the correct choice becomes this। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इक्वल टू दिस है, स्टेटमेंट 1 है कि fc इक्वल टू 1/3 फॉर सम c बिलोंग्स टू r। स्टेटमेंट ट्रू है कि fx की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 is true, and statement true is not correct explanation for statement 1। ये है choice A। choice B है statement 1 is true, statement 2 is false। C है statement 1 is false but statement 2 is true। और फोर्थ है statement 1 is true, statement 2 is true but statement 2 is correct explanation for statement 1। A चॉइस में है statement 2 is not correct explanation, इसमें है statement 2 is correct explanation for statement 1। These are the choices and you have to find the correct choice। अब choices को चेक करने के लिए we can write fx is equal to e to power x upon e to power 2x plus 2। ये क्लियर है कि f 0 की वैल्यू है 1/3, therefore स्टेटमेंट 1 becomes true और c की वैल्यू आ गई उसके अंदर 0। अब स्टेटमेंट 2 को हमने चेक करना है, तो स्टेटमेंट 2 को चेक करने के लिए हमको इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालनी होगी। इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे, मतलब इसको डायरेक्टली डेरिवेटिव 0 पुट करके डेरिवेटिव को इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालेंगे, वो बहुत लेंथी होगा। इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए e to power x को t मान लेते हैं, तो फंक्शन ऑफ t बिकम्स t अपॉन t स्क्वायर प्लस 2। f डैश t हो गया t स्क्वायर प्लस 2
होल स्क्वायर और ये टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस टी इंटू 2t हो गया। एंड एफ डैश टी की वैल्यू आ गई 2 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। जीरो पुट किया तो टी की वैल्यू आ गई, वैसे तो प्लस माइनस रूट 2 आएगी, लेकिन टी क्योंकि ई टू पावर एक्स को माना गया है तो इसलिए टी पॉजिटिव होगा, तो टी को रूट 2 ले लेंगे, माइनस रूट 2 रिजेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद मैक्सिमम मिनिमा के लिए टी की लिमिट जो है वो 0 टू इंफिनिटी है, क्योंकि जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, x घटेगा तो ये भी घटेगा। तो x जब माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो t 0 को टेंड करेगा, x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो t इंफिनिटी को टेंड करेगा, तो t की वैल्यू 0 टू इंफिनिटी है। तो अब एफ टी की वैल्यू निकालेंगे 0 पे, मतलब कि निकालेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0, एफ टी निकालेंगे लिमिट t टेंड्स टू 0, ये आ गया था t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, और t जब 0 को टेंड करेगा तो आंसर 0 को टेंड करेगा। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी एफ टी, अब t इंफिनिटी को टेंड करेगा तो t टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी t अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाय टी स्क्वायर, और इसके बाद लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी आ गया 1 अपॉन t इंटू 1 प्लस 2 बाय टी स्क्वायर। ये 1 को टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, इसलिए आंसर आ गया 0। तो t टेंड्स टू 0 में भी 0, t टेंड्स टू इंफिनिटी में भी 0, तो t इक्वल टू रूट 2 के लिए एफ टी जो है सबसे बड़ा आएगा, क्योंकि f रूट 2 के लिए आएगा, क्योंकि फंक्शन था t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2, तो f रूट 2 की वैल्यू आ गई रूट 2 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज रूट 2 बाय 4। तो एफ एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई रूट 2 बाय 4, लीस्ट वैल्यू हो गई 0। तो एफ टी लाइज बिटवीन 0 एंड रूट 2 बाय 4। इन दिस वे यू हैव गॉट द आंसर इक्वल टू आएगा। तो इन दिस वे, क्योंकि एफ टी की वैल्यू निकली है 0 और 4 बाय रूट 2 का मतलब 1 बाय 2 रूट 2, देयरफॉर सेकंड चॉइस आल्सो बिकम द करेक्ट चॉइस। और क्योंकि 1 बाय 3 इस इंटरवल में वेरी करता, इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स की वैल्यू 1 बाय 3 एक्स की किसी वैल्यू के लिए जरूर होगी। तो देयरफॉर आई कैन से स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस लाइन और इस कर्व के बीच का लीस्ट डिस्टेंस निकालो। तो ये क्लियरली एक पैराबोला है, और पैराबोला इस टाइप का होगा, बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो ग्राफ है वो
ये वाला होता है। तो वाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ जो है ये वाला हो गया, और y माइनस एक्स इक्वल टू 1 का ग्राफ ये हो गया। x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ गई 1, y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई -1। ग्राफ ये हो गया, इसका ग्राफ एक लाइन होगा। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस याद रख लो कि दो कर्व यदि दे रखे हों, इनके बीच का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस एक ऐसी लाइन के अलोंग लाई करता है जो लाइन दोनों के लिए नॉर्मल का काम करती है। अब इस केस में हम एक लाइन निकालेंगे जो दोनों के लिए नॉर्मल का काम करती हो। हम कर्व पैराबोला में एक पॉइंट ऐसा मान सकते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट t स्क्वायर हो, y कोऑर्डिनेट t हो। ऐसा इसलिए मान सकते हैं ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहां पे नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे और नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए x इक्वल टू 2y dy by dx। तो dy by dx at the point t square comma t becomes 1 by 2t। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट p। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बिकम -2t। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विल बिकम y minus t इक्वल टू -2t इंटू x minus t स्क्वायर। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बिकम्स y इक्वल टू -2tx प्लस 2t क्यूब प्लस t। ये हो गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई है। अब ये लाइन इसके भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसका स्लोप है 1 और इसका स्लोप है -2t। तो -2t इंटू 1 शुड बी इक्वल टू -1। तो t की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये पॉइंट आ गया 1/4 1/2। तो ये वाला पॉइंट ऐसा होगा कि यहां पे जो नॉर्मल है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब कि ये जो नॉर्मल है दोनों के लिए नॉर्मल हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट बिकम्स 1/4 1/2। अब इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालो। लाइन की इक्वेशन है y minus x minus 1 इक्वल 0। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हो जाएगा 1/2 -1/4 -1 मॉड अपॉन √1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। ये हो गया 1/4 -1 अपॉन √2। तो आंसर आ गया 3/4/√2। तो 3/4 अपॉन √2 का मतलब हो गया 3/4√2। और इसको हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ गया 3√2/8। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि x lies in this interval, fx is given by this function, f has choices हैं लोकल मिनिमा एट पाई एंड 2π। इसमें कहा गया लोकल मिनिमा एट पाई, लोकल मैक्सिमा एट 2π। इसमें है लोकल मिनिमा एट, ये हो गया लोकल मैक्सिमा एट पाई एंड लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2π। और इसमें है लोकल मैक्सिमा एट पाई एंड 2π बोथ। तो
लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम जानते हैं, हम डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। डेरिवेटिव इज एफ डैश एक्स, किसी डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव निकालने का मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। यदि नहीं पता तो याद रख लो, वैसे आपको पता होना चाहिए। यदि आप मेंस लेवल की तैयारी कर चुके हो, केवल आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो रिवीजन के लिए आपको बता रहा हूं। यदि ये y इक्वल टू फंक्शन है तो dy बाय dx की वैल्यू होती है, t की जगह लिखो साई एक्स इंटू साई डैश एक्स, माइनस टी की जगह फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स। ये होता है dy बाय dx की वैल्यू, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं न्यूटन लेबनीज फॉर्मूला। t की जगह साई एक्स इंटू साई डैश एक्स, फिर t की जगह फाइव एक्स इंटू फाइव डैश एक्स, बीच में माइनस। ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको यूज करते हुए t की जगह x इंटू साइन एक्स, माइनस टी की जगह जीरो इंटू साइन जीरो, जीरो हो गया। ये हो गया एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई रूट एक्स इंटू साइन एक्स। अब पाई और टू पाई की बात करनी है, तो पाई पे लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, या तो हम डबल डेरिवेटिव करके देख लें, या फिर थोड़ा सा हम पाई से थोड़ा सा कम और पाई से थोड़ा सा ज्यादा वो वाला प्रोसीजर लगा के देख लेते हैं। इसमें डबल डेरिवेटिव मुश्किल पड़ेगा, उसमें एक्स को पाई रख के देखना वो मुश्किल काम होगा। मैं पाई से थोड़ा सा कम और पाई से थोड़ा सा ज्यादा देखता हूं, वो आपको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से पाई से थोड़ा सा कम करूंगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि पाई से कम का मतलब साइन एक्स, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये पूरा हो गया पॉजिटिव। तो एफ डैश पाई माइनस की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, और अब एफ डैश पाई प्लस की वैल्यू निकालते हैं। पाई प्लस में ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो मतलब कि पाई पे फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में आ रहा है, क्योंकि पाई माइनस में पॉजिटिव है, मतलब कि पाई से पहले ग्राफ इंक्रीजिंग है, और पाई प्लस में नेगेटिव है, मतलब कि पाई के बाद ग्राफ डिक्रीजिंग है। तो पाई पे हो गया लोकल मैक्सिमा। अब टू पाई को हम चेक करते हैं। टू पाई को चेक करने के लिए एफ डैश टू पाई माइनस, ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। एक्स टू पाई माइनस का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो आंसर आ गया नेगेटिव। एफ डैश टू पाई प्लस, टू पाई प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब ये निकला टू पाई से पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है, टू पाई के बाद ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो टू पाई पे हो गया लोकल मिनिमा। तो नाउ यू कैन फाइंड द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्फेरिकल बैलून है जिसका कि इनिशियल वॉल्यूम जो है 4500 पाई क्यूबिक मीटर्स, और इसमें से गैस लीक करती है एट द स्पीड ऑफ 72 पाई क्यूबिक मीटर्स पर मिनट।
इस स्पीड से गैस लीक करती है। हमने पता लगाना है कि 49 मिनट्स के बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस क्या होगा। तो हम इसको ऐसे करते हैं कि एट टाइम t सपोज रेडियस इज r एंड वॉल्यूम इज v, तो क्लियरली वो v विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, डिफरेंशिएटिंग dv by dt इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr by dt। अब dv by dt की वैल्यू है 72 पाई और 4 पाई r स्क्वायर dr by dt। अब हमको 49 मिनट्स के बाद रेडियस निकालना होगा और वो यहां पुट करेंगे तो dr by dt की वैल्यू निकल जाएगी। तो 49 मिनट्स के बाद रेडियस क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 1 मिनट में वॉल्यूम इतना कम हो जाता है, तो 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम हो जाएगा 72 पाई इंटू 49, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम आफ्टर 49 मिनट्स विल बी 4500 पाई माइनस 72 पाई इंटू 49। तो 49 मिनट्स के बाद वॉल्यूम ये रह जाएगा और रेडियस है r 49 मिनट्स के बाद, तो इसको हम 4/3 पाई r क्यूब को ये वाली वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, तो r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 9 क्यूब, r की वैल्यू आ जाएगी 9। मतलब कि आफ्टर 49 मिनट्स वैल्यू ऑफ r विल बी 9, तो r की वैल्यू 9 पुट कर देंगे तो dr बाय dt की वैल्यू आ जाएगी और dr बाय dt की वैल्यू 2/9 आएगी। इसको कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू log mod x प्लस bx के प्लस ax। दिस हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू -1 एंड 2। स्टेटमेंट 1 है कि f हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 2। स्टेटमेंट 2 है a इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू -1/4 and you have to find the correct choice. First choice है statement 1 is false, statement 2 is true. Second choice है statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. और third choice है statement 1 is true, statement 2 is false. और fourth choice लिखी नहीं है, उसमें है statement 1 is true, statement 2 is true, but statement 2 is not correct explanation for statement 1, उसमें not है fourth choice में, and you have to find the correct choice. अब statement 1 थी कि -1 और 2 दोनों पे लोकल मैक्सिमा है। इसको चेक करते हैं स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज -1 और 2 दोनों पे है, तो f डैश x एट x इक्वल टू -1 भी 0 होगा, f डैश x एट x इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि -1 और 2 दोनों पे एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इस बात को यूज करते हुए हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। f डैश x इज 1/x प्लस 2bx प्लस a, तो f डैश -1 की वैल्यू आ जाएगी -1 -2b प्लस a इक्वल टू 0 है। f डैश 2 भी 0 है, तो 1/2 प्लस 4b प्लस a भी 0 है। यहां से हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी -1/4।
इसको सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, b की वैल्यू आ गई -1/4 और इसलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गई। अब उसने बोला है कि f x has local maxima both at 1/2 and -1/4, ये उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है। इसको चेक करने के लिए पहले हम b की वैल्यू -1/4 रखते हैं, तो ये आ गया -1/2 x प्लस 1/2, ये f डैश x की वैल्यू आ गई। तो f डबल डैश x की वैल्यू आ गई -1/x² प्लस -1/2। अब -1 पे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 -1/2, तो नेगेटिव आने का मतलब -1 पे लोकल मैक्सिमा आएगा। अब 2 पे देखना है, 2 पे आंसर आ जाएगा f डबल डैश 2 विल बी -1/4 -1/2, ये भी नेगेटिव आ गया, देयरफॉर 2 पे भी लोकल मैक्सिमा आ गया। इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई और ए की और बी की इस वैल्यू के कारण जो लोकल मैक्सिमा आया है, इसका मतलब ये हो गया स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक लाइन है जो 1 2 से होके जाती है और x एक्सिस y एक्सिस को p और q पे कट करती है। हमने इसके एरिया को मिनिमाइज करना है और पता लगाना है कि जब इसका एरिया मिनिमम होगा उस टाइम इसका स्लोप क्या होगा, ये हमने पता लगाना है। जब इसका एरिया मिनिमम होगा उस टाइम लाइन का स्लोप क्या होगा, ये क्लियर है। यदि ये लेंथ a है, ये लेंथ b है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, और लाइन 1 2 से होके जा रही है, इसलिए 1 अपॉन a प्लस 2 अपॉन b इक्वल टू 1, दैट इज b प्लस 2a इक्वल टू ab। अब इसका एरिया हो जाएगा 1/2 ab और इस एरिया को हमने मिनिमाइज करना है, और जब मिनिमाइज कर लेंगे उसके बाद हम स्लोप निकाल पाएंगे। तो टू मिनिमाइज इट, इसको हमने a मान लिया, a इक्वल टू 1/2 a और b की वैल्यू यहां से निकलेगी 2a अपॉन a माइनस 1, तो b की वैल्यू रख दी 2a अपॉन, ये हो गई b की वैल्यू, दैट इज a इक्वल टू आ गया a² अपॉन a माइनस 1। अब एरिया को मिनिमाइज करना है तो dA बाय dA शुड बी 0, तो ये आ गया a माइनस 1 स्क्वायर, a माइनस 1 इंटू 2a माइनस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2a अपॉन a माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज a इंटू a माइनस 2 अपॉन a माइनस 1 स्क्वायर। अब इसको 0 पुट करेंगे तो एक आंसर आएगा a इक्वल 0। वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। तो ओनली यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एज 2। अब a इज इक्वल टू 2 के लिए एरिया जो है मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा,
हम dA/dA के अंदर a की वैल्यू 2 से कम और 2 से ज्यादा रखते हैं, दैट इज सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं। तो अब इसके बाद dA/dA फॉर a इक्वल टू 2 माइनस विल बी नेगेटिव, और dA/dA फॉर a इक्वल टू 2 प्लस विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है और 2 के बाद ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए a इक्वल टू 2 पे एरिया जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और यदि a 2 हो जाएगा तो हम जानते हैं b की वैल्यू थी a स्क्वायर अपॉन a माइनस 1, तो b की वैल्यू फॉर a इक्वल टू 2 बिकम्स 4, और b की वैल्यू 4 आ गई, तो ये लेंथ 4 और ये लेंथ 2, तो इसका स्लोप हो गया -2। इन दिस वे यू गॉट द आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं जो कि इसके पैरेलल हैं। वो दोनों टेंजेंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स इंटरसेप्ट बनाती हैं उसकी वैल्यू इनमें से कौन सी है? तो सबसे पहले वो वाला पॉइंट जहां पे टेंजेंट्स इसके पैरेलल हैं, वो वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा मान लेता हूं। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ x इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ 0 इंटू 0, क्योंकि मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में लेबनिट्ज फॉर्मूला बताया था कि यहां पे फाई एक्स हो, यहां पे साई एक्स हो, ft dt हो या y हो, तो dy/dx की वैल्यू आती है t की जगह साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस t की जगह फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए डेफिनेट इंटीग्रल। वही लगाया है मैंने t की जगह x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x1, फिर t की जगह 0 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 0 0। तो उसके बाद x इक्वल टू अल्फा वाले पॉइंट पे टेंजेंट इसके पैरेलल है और इसका स्लोप है 2, तो dy/dx एट x इक्वल अल्फा दैट इज मॉड अल्फा इज इक्वल टू 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई +-2। तो अब जो है x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का मिल गया जहां पे टेंजेंट इसके पैरेलल है। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए वैल्यू ऑफ y फॉर अल्फा इक्वल टू 2 विल बिकम mod t dt दैट इज t²/2 0 to 2 दैट इज 2 आ गया। वैल्यू ऑफ y फॉर अल्फा इक्वल टू 2 का मतलब जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी 2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम y -2, और उस लाइन का स्लोप क्योंकि 2 होगा, लाइन इसके पैरेलल है, 2 इंटू x -2, ये एक टेंजेंट हो गई। अब दूसरी टेंजेंट मिलेगी अल्फा की वैल्यू -2 रखने पर, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 आई थी +-2, तो अल्फा जब -2 होगा, यहां पे -2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 to -2 -t dt दैट इज -t²/2 0 to -2, आंसर इज
4 माइनस 0, आंसर इज -2। इसकी वैल्यू आ गई -2, मतलब कि अल्फा जब -2 है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी -2 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी y + 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन होगी, क्योंकि एक टेंजेंट की इक्वेशन आई है y - 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स - 2, और दूसरी टेंजेंट की इक्वेशन आई है y + 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस लाइन का, इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट जो है y को 0 पुट करने पर मिलेगा 1, और इस टेंजेंट का एक्स इंटरसेप्ट y को 0 पुट करने पर मिलेगा -1। तो दोनों का एक्स इंटरसेप्ट हो गया 1 एंड -1, देयरफॉर +-1 बिकम्स द करेक्ट चॉइस। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx और gx दो फंक्शंस हैं और दोनों 0 से लेकर 1 तक कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हैं, और ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो हमने पता लगाना है फॉर सम वैल्यू ऑफ c इन दिस इंटरवल विच ऑफ द चॉइस इज करेक्ट। इसके सॉल्यूशन में बहुत लोग मैंने देखा है कि इसके सॉल्यूशन के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ c दैट द f dash c इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। तो ये हो गया 6 माइनस 2 दैट इज 4 आ गया, और इसी तरह से वो gx के ऊपर लाग्रांज थ्योरम लगाते हैं तो उनको मिल जाता है g dash c इक्वल टू g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 1 दैट इज 2 आ गया। देखो वो कहते हैं कि ये वाली चॉइस करेक्ट हो गई। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, उस टाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ये गलत तरीका है, आंसर आ गया ठीक है, लेकिन ये तरीका गलत है, क्योंकि g डैश के अंदर जो c निकला है और f डैश के अंदर जो c निकला है, इसकी क्या गारंटी है कि दोनों c की वैल्यू सेम है। आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आया था, जिन्होंने इस तरीके से किया था, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो उन सब का सॉल्यूशन गलत हो गया था। अब इन चॉइसेस को चेक करना है प्रॉपर वे, इस क्वेश्चन करने का प्रॉपर वे क्या है। सपोज इस चॉइस को चेक करना है, hx को मान लिया fx माइनस gx, तो अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c such that h dash c equal to h1 minus h0 upon 1 minus 0। h dash c की वैल्यू आ जाएगी f dash c माइनस g dash c, और यदि ये 0 आ गया तो फर्स्ट चॉइस करेक्ट हो जाएगी। यहां पे h1 की वैल्यू है f1 माइनस g1, f1 माइनस g1 इज h1 की वैल्यू आ गई 4, h0 की वैल्यू है f0 माइनस g0, ये हो गई 2 अपॉन 1 माइनस 0, तो आंसर आ गया 2। मतलब कि अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c such that f dash c इक्वल टू g dash c है, मतलब कि यहां पे 0 नहीं आया तो फर्स्ट चॉइस बिकम्स रॉन्ग। अब सेकंड चॉइस को चेक करना है, इसके लिए हम फंक्शन ले लेते हैं fx माइनस 2gx। देन अकॉर्डिंग टू लाग्रांज थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c
such that h dash c equal to h1 minus h0 upon 1 minus 0। तो h dash c की वैल्यू हो जाएगी f dash c माइनस 2 टाइम्स g dash c। अब h1 की वैल्यू हो जाएगी f1 माइनस 2g1। f1 minus 2g1 becomes 4। f1 minus 2g1 becomes 2 and f0 minus 2g0 is 0। तो इसका मतलब हो गया कि दिस बिकम्स द करेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। इट हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 और इस लिमिट की वैल्यू 3 दे रखी है। तो f2 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 चॉइसेस हैं। अब यहां से ये बात क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स 0, 1 उधर चला गया तो fx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इससे क्लियर है कि fx की वैल्यू इस फॉर्म में होगी, क्योंकि fx की वैल्यू इस फॉर्म में होगी तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तब आंसर 2 निकल सकता है। लेकिन fx की वैल्यू में यदि एक्स स्क्वायर ना आया, डिनोमिनेटर तो 0 को टर्न करेगा, तब आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो fx की वैल्यू में एक्स स्क्वायर आना चाहिए ताकि लिमिट जो है कोई फाइनाइट नंबर बने। तो fx यदि इस फॉर्म में हो गया तो अब इस पार्ट के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूं, लिमिट x टेंड्स 0 एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है। और रिजल्ट दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 2 है। तो x 0 को टर्न करेगा तो आई गेट c इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू 2 निकल गई। केवल अब a और b की वैल्यू निकालनी है। अब क्वेश्चन में दिया गया था कि इट हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट 1 एंड 2। तो f डैश 1 भी 0 होना चाहिए और f डैश 2 भी 0 होना चाहिए। f डैश x है 4a एक्स क्यूब प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 2c एक्स। तो f डैश 1 0 होना चाहिए। तो आई गेट 4a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू 0। हम c की वैल्यू ऑलरेडी 2 निकाल चुके हैं, तो ये आ गया 4। अब f डैश 2 भी 0 होना चाहिए। यहां पे मैं c की वैल्यू 2 रख देता हूं। f डैश 2 भी 0 होना चाहिए। तो 32a प्लस 12b प्लस 8 इक्वल टू 0। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो a की वैल्यू निकलती है 1/2, b की वैल्यू निकल जाएगी -2। और fx की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ये है fx की वैल्यू। और इसके अंदर x को 2 पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। x को 2 पुट करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ f2 बिकम्स 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस नॉर्मल एट x इक्वल टू π/6 passes through which of these points। ये हमने निकालना है।
तो पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू π/6 निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट π/6 निकालने के लिए dy/dx एट π/6 हमको निकालना होगा। अब डेरिवेटिव डायरेक्टली करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, आपने पढ़ा होगा, ऐसा बहुत बार करते हैं, 1 को लिख लो साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 माइनस प्लस साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 अपॉन साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाय 2 माइनस 2 साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2। ये हो गया tan इनवर्स, ये बन गया साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 होल स्क्वायर अपॉन साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 होल स्क्वायर। अब दैट इज tan इनवर्स। ध्यान रखना चाहिए कि अंडरूट एक्स स्क्वायर जो है वो मॉड एक्स होता है, इसलिए मॉड ऑफ साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 अपॉन मॉड ऑफ साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2। अब मॉड जब तक हटाएंगे नहीं आगे कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी, सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। हमने निकालना है, हमने डेरिवेटिव करना है और x की वैल्यू π/6 पुट करनी है, मतलब कि डेरिवेटिव एट π/6 हमने कैलकुलेट करना है। तो क्योंकि हमने π/6 डेरिवेटिव के बाद पुट करना है, तो इसका मतलब यह हो गया, हम ऐसे करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद x की वैल्यू π/6 रख सकते हैं, पहले नहीं रख सकते, लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं मॉड हटाने के लिए कि π/6 होगा तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। π/6 के लिए क्योंकि हम डेरिवेटिव करने के बाद π/6 पुट करने वाले हैं, तो मॉड को हटाने के लिए हम π/6 की हेल्प ले सकते हैं। और अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मॉड का हटना जरूरी है। मॉड जब तक हटेगा नहीं हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो मॉड तभी हटेगा जब हमको पता होगी ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अंदर वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव होगा तो मॉड हट के माइनस आएगा। ये तो क्लियर है कि π/6 में डेरिवेटिव करने से पहले नहीं पुट कर सकता, डेरिवेटिव करने के बाद ही मैं π/6 रख सकता हूं। लेकिन π/6 की हेल्प से मैं ये चेक कर सकता हूं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद मैं π/6 पुट करने जा रहा हूं। तो π/6 के लिए ये sin π/12 प्लस cos π/12 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए ये बन जाएगा tan इनवर्स sin x/2 प्लस cos x/2। और π/6 के लिए ये sin π/12 माइनस cos π/12 बनेगा, तो ये sin π/12 cos π/12 से छोटा होता है, क्योंकि 45 डिग्री से कम sin छोटा होता है और cos बड़ा होता है। sin π/12 माइनस cos π/12 इज नेगेटिव क्वांटिटी, इसलिए इसको हम नेगेटिव sin x/2 माइनस cos x/2 लिख सकते हैं। ये बन गया tan इनवर्स sin x/2 प्लस cos x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। और अब मैं
cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं। tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 y बन गया tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2। और ये बन गया y इक्वल टू π/4 प्लस x/2। तो dy by dx becomes 1/2। dy by dx 1/2 आया तो dy by dx at x equal to π/6 also becomes 1/2। तो slope of tangent at π/6 becomes 1/2। तो slope of normal at π/6 becomes -2। Value of y for x equal to π/6, y equal to π/4 प्लस x/2 का बदला हो गया वैल्यू ऑफ y for x equal to π/6 becomes π/4 plus π/12। therefore I get π/4 plus π/12 equal to -2 into x minus π/6। therefore इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बना। therefore this is the equation of normal और ये क्लियर है। दिस इज सेटिस्फाइड बाय 0,2π/3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसकी लेंथ जो है 2 यूनिट्स है। इसको बीच में कहीं कट कर हमने एक पार्ट का स्क्वायर बनाया जिसकी हर एक साइड की लेंथ x है। बाकी पार्ट से हमने सर्कल बनाया जिसका की रेडियस r है। और हमने पता लगाना है यदि जब इस स्क्वायर का एरिया और इस सर्कल का एरिया जो है मिनिमम होगा उस टाइम x की वैल्यू 2r होगी, 2x इक्वल टू r होगा या 2x इक्वल टू पाई प्लस 4 इंटू आर होगा या 4 माइनस पाई इंटू एक्स इक्वल टू पाई आर होगा। इसको करने के लिए इस पार्ट की लेंथ जो है वो 4x हो जाएगी क्योंकि x x x और ये वाले पार्ट की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर। मतलब कि 4x प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 2। और हमने दोनों के एरिया के सम को मिनिमाइज करना है तो दोनों का एरिया बिकम्स a इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। x की वैल्यू यहां से 2x प्लस पाई आर इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से मैं a को x की टर्म में लेके आता हूं, चाहे a को x की टर्म में लेके आओ चाहे a को r की टर्म्स में लेके आओ। यहां पे a को r की टर्म्स में लाना थोड़ा आसान होगा। x इज 1 माइनस पाई आर बाय 2, 1 माइनस पाई आर बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। a इक्वल टू और इसके बाद डी ए बाय डी आर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस पाई आर बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 पाई आर। इसको हम 0 पुट करते हैं
तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1/π+4। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2/π+4। यहां पे वैल्यू पुट करेंगे आर की, तो आई कैन से x equal to 2r becomes the correct choice।